Assalamu alaikum everyone, I am Fazza Tahir and this is Language Academy. So today we have our third lecture in which our first topic is methods of prenatal assessment. So basically there are four methods that are being mentioned here. So let's see one by one all of them. सबसे पहले एमनियोसेंटेसिस है. एमनियोसेंटेसिस में एक सैम्पल ऑफ फ्लूइड लिया जाता है एमनियोटिक सैक से ताकि जेनेटिक डिफेक्ट्स को एनालाइज किया जा सके. ये जो फ्लूइड है उसमें फीटस फ्लोट कर रहा होता है यूट्रस में और दैट फ्लूइड कंटेन फीटल सेल्स. इस प्रोसीजर को 15th या 16th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में किया जा सकता है और रिजल्ट्स आने में इसके 2 वीक्स एटलीस्ट लग जाते हैं. ये एमनियोसेंटेसिस का जो प्रोसेस है ये सेक्स भी बता देता है फीटस का और ये ज़्यादातर उन औरतों को रिकमेंड किया जाता है, इन प्रेग्नेंट औरतों को जिनके एटलीस्ट 35 ईयर्स ओल्ड एज हो या उनको जिन दोनों हस्बैंड और वाइफ को सिकल सेल, डाउन सिंड्रोम, स्पाइना बिफिडा इस तरह की कोई डिजीज़ हो उनको भी रिकमेंड किया जाता है. एक रिसर्च के अकॉर्डिंग 3000 वुमेन के ऊपर जो की गई थी उसके रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग दिस प्रोसेस इज़ हाईली सेफ, रिलायबल एंड एक्सट्रीमली एक्यूरेट. लेकिन एक और स्टडी की गई थी 4600 औरतों के ऊपर जिसके रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग दिस इज़ नॉट सेफ और नॉट रिलायबल क्योंकि देयर आर चांसेस ऑफ मिसकैरेज इन वुमेन. वी हैव क्रॉनिक विलिस सैम्पलिंग. एम्ब्रियो के इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन होती है जो कि फर्टाइल सेल से मिलकर बनी होती है. तो इस टेस्ट में वो जो सेल्स हैं फर्टाइल सेल्स उनको टेस्ट किया जाता है टू डिटेक्ट द क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स हैं, जेनेटिक डिफेक्ट्स हैं, उनको डिटेक्ट करने के लिए. इस प्रोसीजर को एमनियोसेंटेसिस से पहले किया जा सकता है इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर और इसके रिजल्ट्स भी एज़ कम्पेयर टू एमनियोसेंटेसिस जल्दी आ जाते हैं. विद इन अ वीक इसके रिजल्ट्स आ जाते हैं लेकिन इसको ज़्यादा डेंजरस कहा जाता है देन एमनियोसेंटेसिस. देन वी हैव मैटरनल ब्लड टेस्ट. मदर का ब्लड सैंपल लिया जाता है बिटवीन 14th से 20th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में टू चेक द अमाउंट ऑफ अल्फा फीटोप्रोटीन. ये ब्लड टेस्ट उन औरतों के लिए अप्रोप्रिएट है जिनका फॉर्मेशन ऑफ ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड, जिनके बच्चों में इन चीज़ का इशू आ जाए. अगर हाई लेवल ऑफ अल्फा फीटोप्रोटीन आ जाए तो दैट सजेस्ट डाउन सिंड्रोम. इस कंडीशन को कंफर्म करने के लिए फिर अल्ट्रासाउंड या एमनियोसेंटेसिस किया जाता है और कभी कभार दोनों प्रोसेस किए जाते हैं. ये जो ब्लड टेस्ट हैं ये सिकल सेल डिजीज़ को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सिकल सेल डिजीज़ ज़्यादातर ब्लैक पीपल में पाया जाता है और इट कैन आल्सो आइडेंटिफाई थैलेसीमिया जो कि ये ब्लड डिसऑर्डर है ये भी एक, और ये ज़्यादातर मेडिटेरेनियन रीजन को अफेक्ट करता है. एंड द लास्ट मेथड दैट इज़ मेंशन्ड हियर इज़ अल्ट्रासाउंड. अल्ट्रासाउंड को यूज़ किया जाता है टू मेजर बेबीज़ हेड, गेस्टेशन एज और यूट्रीन एबनॉर्मेलिटीज़ को डिटेक्ट करने के लिए या फीटस को इनकी एबनॉर्मेलिटीज़ को भी चेक करने के लिए ये अल्ट्रासाउंड किया जाता है. इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है. अल्ट्रासाउंड को बहुत ज़्यादा लोग करवाते रहते हैं लेकिन एक मतलब लॉन्ग टर्म इसका इफेक्ट्स लोगों को भी नहीं पता. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ वाले रिकमेंड करते हैं कि अल्ट्रासाउंड को सिर्फ किसी मेडिकल रीज़न के लिए करवाया जाए, ऐਵੇਂ ही नहीं करवाते रहना चाहिए. अल्ट्रासाउंड में अम्बिलिकल कॉर्ड की जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें से ब्लड सैंपल लिया जाता है. जो फीटस का जो ब्लड है उसका सैंपल लिया जाता है अंडर द गाइडेंस ऑफ अल्ट्रासाउंड डॉक्टर्स. उसमें ब्लड काउंट, लिवर फंक्शन और दूसरे काफ़ी बॉडी फंक्शंस को असेस किया जाता है. या इस प्रोसीजर को किया जाता है कोई इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए, अनीमिया या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जो हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए ये अल्ट्रासाउंड परफॉर्म किया जाता है. और नेक्स्ट टॉपिक इज़ नियोनेटल पीरियड. नियोनेटल पीरियड जो है दैट रेफर्स टू द फर्स्ट फ्यू वीक्स ऑफ लाइफ. इस पीरियड की जो लेंथ है वो हर ऑथर के अकॉर्डिंग ज़रा थोड़ी डिफरेंट है. तो हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट 4 वीक्स आफ्टर बर्थ, ठीक है, बेबी की जो बर्थ के बाद की जो फर्स्ट 4 वीक्स हैं दैट इज़ नियोनेटल पीरियड. टॉपिक में वी विल सी फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूबॉर्न बेबी की जो एवरेज लेंथ है दैट इज़ 20 इंचज़ और एवरेज वेट जो है दैट इज़ ऑफ 7 पाउंड्स. पहले 10 दिनों में जो न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं दे लूज़ 10% ऑफ देयर बॉडी वेट क्योंकि काफ़ी सारे जो जब ये वोम में होते हैं तो काफ़ी सारे फ्लूइड्स का जो लॉस होता है उसके बाद जब ये एक दूसरे इन्वायरमेंट में आते हैं तो 10% ऑफ देयर बॉडी वेट की लूज़ करते हैं. फिर ये वेट गेन करना शुरू कर देते हैं अबाउट 5th डे पे ये अपना वेट गेन करना शुरू कर देते हैं और बर्थ वेट जिनका था उसमें इस पर ये वापस आ जाते हैं बाय 10th और 14th डे. जब बच्चे बिल्कुल पैदा होते हैं तो उनकी जो स्किन है वो बहुत थिन होती है, सेंसिटिव बहुत ज़्यादा होती है और कुछ के तो वाइट बम्स भी होते हैं ऑन अराउंड द नोज़, ऑन द चीक्स.
वो बच्चे जिनका जो कॉम्प्लेक्शन है वो थोड़ा सा डार्क होता है, उनके ब्लूइश सा कलर होता है बैक का और बटॉक्स का। कुछ बच्चों की जो बॉडी होती है उस पर बहुत ज़्यादा हेयर होते हैं अराउंड देयर ईयर्स टू, लोअर बैक पे भी और शोल्डर्स पे भी। इनकी जो स्किन होती है वो बहुत सेंसिटिव और थिन सी होती है, क्योंकि उसमें कोई भी थिक फैटी टिश्यूज़ नहीं होते। और अगर आप अभी छोटे बच्चे को देखें, उसको गौर करें, तो उसकी जो टांगें हैं वो बिल्कुल वो स्ट्रेट नहीं कर सकता, वो थोड़ी नीज़ की साइड पे अंदर को होती हैं। और पाँव जो हैं वो इनके थोड़े से बाहर। आइज़ जो है न्यू बॉर्न की वो थोड़ी सी स्मॉल होती हैं, इनके जो लिड्स हैं वो पफ़ी होते हैं। शुरू के जो कुछ दिन हैं उनमें कुछ बच्चों का जो आई कलर है वो थोड़ा डल भी होता है। बर्थ के टाइम पे ज़रा जो नोज़ होती है बच्चों की उसको थोड़ा प्रेस किया जाता है, तो वो भी थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड होती है, और जो हेड होता है उनका वो थोड़ा सा मोल्डेड फॉर्म में होता है। Our next topic is types of adjustment. ये जो न्यूनेट है ना वो एक पीरियड है टू ऑफ अडॉप्शन और एडजस्टमेंट। इसमें वूम के बाद जब एक वर्ल्ड की ये जो इन्वायरमेंट है इसमें जब आता है ना तो बहुत सारी चीज़ों के साथ एडजस्ट करना पड़ता है बेबीज़ को। तो सबसे पहले जो एडजस्टमेट आती है वो आती है टू टेम्परेचर चेंजेस। ठीक है, एडजस्टमेंट टू टेम्परेचर चेंजेस। मदर के जो यूट्रस के अंदर का जो टेम्परेचर होता है दैट इज़ अबाउट 100 फ़ारेनहाइट, और बर्थ के बाद जो टेम्परेचर होता है वो दैट इज़ अराउंड 68 टू 70। तो इसमें मतलब अब आप देख लें 100 से 68 टू 70 एक टेम्परेचर चेंज आ गया। ठीक है, तो सर्वाइवल के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अडेप्ट सच टेम्परेचर चेंजेस। एडजस्टमेंट टू द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, जैसे पहले किसी लेसन मैंने आप लोगों को बताया था, सेकंड लेसन में आई थिंक डिस्कस किया था कि अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू ही सर्कुलेशन ऑफ ब्लड हो रही होती है। तो एट द टाइम ऑफ बर्थ जब उसको कट किया जाता है, अम्बिलिकल कॉर्ड को कट किया जाता है, तो एक फीटस जो था वो पहले उससे उसका जो ब्लड सिस्टम है सारा वो उस पर डिपेंड कर रहा होता है अम्बिलिकल कॉर्ड पे। सर्कुलेशन जो है अम्बिलिकल कॉर्ड से वो स्टॉप होती है, तो अपना जो बेबी का अपना जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। सर्कुलेशन थ्रू द लंग्स इंक्रीजेज, सो द न्यू बॉर्न हैज़ टू एडजस्ट विद दिस चेंज। न्यूबॉर्न की जो हार्ट बीट है वो भी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, 120 टू 140 बीट्स पर मिनट। और कुछ फर्स्ट वीक्स जो होते हैं, ठीक है, उसमें हेमोग्लोबिन का बहुत ज़्यादा होता है। वी हैव एडजस्टमेंट टू ब्रीदिंग व्हेन द फीटस इज़ इन द वूम। तो इसका एक फ्लूइड सा इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, एमनियोटिक सैक, यूट्रस के अंदर एक एमनियोटिक सैक होता है, उसके अंदर फ्लूइड होता है जिसमें फीटस जो है वो फ्लोट कर रहा होता है। तो इसमें जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो प्लेसेंटा से अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू हो रही होती है। जैसा मैंने बताया भी था आप लोगों को कि प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू ही ऑक्सीजन बच्चे तक जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। एट द टाइम ऑफ बर्थ इस कॉर्ड को कट किया जाता है, तो इन्फेंट के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इनहेल और एक्सहेल करे एयर को। सो एट द टाइम ऑफ बर्थ जब बच्चा रोना शुरू करता है तभी उसकी जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है वो भी एक फ़्लो में आ जाता है, और इससे जो लंग्स हैं वो भी अपना प्रोसेस ठीक से स्टार्ट कर देते हैं। शुरू में जो ब्रीदिंग प्रोसेस है दैट कैन बी इरेगुलर, लेकिन जो यॉर्निंग, गैस्पिंग, स्नीजिंग, कफिंग ये हेल्प करते हैं बेबी को टू रेगुलेट द सप्लाई ऑफ एयर। देन आहिस्ता आहिस्ता ये जो रूटीन है ब्रीदिंग की है अपने एक फ़्लो में आ जाती है। देन वी हैव एडजस्टमेंट टू टेकिंग नरिशमेंट। ठीक है, तो न्यूबॉर्न बेबीज़ जो होते हैं उनके लिए सकिंग और स्वेलविंग जो है वो ज़रा एक नया प्रोसेस होता है, तो इसको ज़रा थोड़ा सा टाइम लग जाता है उनको ये चीज़ को पिकअप करने में। जब तक ये सकिंग और स्वेलविंग स्टार्ट नहीं कर देते तो तब तक इनका जो वेट है वो थोड़ा सा लूज़ होता रहता है, क्योंकि बर्थ से पहले जब यूट्रस में होते हैं तो इनको जो नरिशमेंट है वो किसी भी एफर्ट के बगैर मिल रही होती है थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड। सो इट्स हार्ड फॉर देम टू एडजस्ट टू द पोस्टनेटल सिचुएशंस, क्योंकि पोस्टनेटल सिचुएशंस में इनको खुद थोड़ी एफर्ट करनी पड़ती है अपनी नरिशमेंट के लिए। ठीक है, देन वी हैव एडजस्टमेंट ऑफ एलिमिनेशन। एलिमिनेशन प्रोसेस में भी थोड़ा सा इशू इसलिए आता है क्योंकि जब ये यूट्रस में होते हैं तो जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो एलिमिनेट हो रहा होता है थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड, और जो मदर का जो प्लेसेंटा है उसके थ्रू सारा एलिमिनेट हो रहा होता है। लेकिन बर्थ के बाद इनका जो एलिमिनेशन प्रोसेस है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो सारा इनके अपने जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है उनकी फंक्शनिंग पर डिपेंड कर रहा होता है। तो इसमें भी जो एडजस्टमेंट है वो थोड़े से इश्यूज आते हैं और इनको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। देन वी हैव एडजस्टमेंट टू इन्फेक्शन। बर्थ से पहले इनका जो
बेबीज़ का जो पूरा सिस्टम है वो मदर के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। बहुत सी एंटीबॉडीज़ जो हैं वो इनको प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। स्पेशली जब प्रेगनेंसी का बिल्कुल एंड होता है तो ये जो एंटीबॉडीज़ हैं जो मदर के अंदर होती हैं, एंटीबॉडीज़ जो बच्चा वोम के अंदर है उसको प्रोटेक्ट कर रही होती हैं उस इन्वायरमेंट से जो कि दैट इज़ फिल्ड विद जर्म्स। तो मदर की वजह से जो इनको प्रोटेक्शन मिल रही होती है दैट लास्ट फॉर अबाउट अ मंथ इन द बेबी। ये एंटीबॉडीज़ बेबी की स्किन, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। अदर एंटीबॉडीज़ फ्रॉम द मदर दैट आर प्रोटेक्टिंग द चाइल्ड against a disease such as measles, polio, hepatitis that last from 6 to 12 months। पहले जो सारा सिस्टम होता है इम्यूनिटी का वो मदर के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, लेकिन फिर 6 to 12 मंथ्स के बाद अब बच्चे के अपने ऊपर जो है ना वो चीज़ जो इम्यूनिटी है ना वो खुद उसके ऊपर डिपेंड करने लग जाती है। उसका अपना इम्यूनिटी जो सिस्टम है वो फिर डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। देन वी हैव आवर नेक्स्ट टॉपिक इन्फेंसी। वर्ड जो इन्फेंसी है दैट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड इन्फेंट्स, और इसका जो टाइम पीरियड है दैट इज़ फ्रॉम बर्थ टू 2 वीक्स आफ्टर बर्थ। इस स्टेज में कोई भी ख़ास कोई डेवलपमेंट नहीं होती बल्कि रिडक्शन ऑफ वेट होता है। और इस टाइम पीरियड में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बेबी टू एडजस्ट विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, तभी इसकी जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट होती है। देन वी हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फेंसी। थोड़ी सी उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हुई हैं, वो देख लेते हैं हम। सबसे पहले आ जाता है एक्सट्रीम हेल्पलेसनेस। ये जो टाइम पीरियड है ये एक्सट्रीम हेल्पलेसनेस का होता है क्योंकि जो बच्चा है वो बहुत छोटा सा होता है और वो केयर टेकर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, स्पेशली अपनी मदर के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है फॉर हिज बेसिक नीड्स। देन वी हैव रेडिकल एडजस्टमेंट जो कि इस पीरियड में हो रही होती है। जो यंग इन्फेंट है उसको बहुत से चीज़ों के साथ एडजस्ट करना पड़ता है। ब्रीदिंग, टेम्परेचर रेगुलेशन, एलिमिनेशन, सारा कुछ फिर उसके ऊपर डिपेंड करने लग जाता है, तो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। फिर लॉस ऑफ वेट हो रहा होता है इसमें। टाइम पीरियड में थोड़ा सा जो इनके डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर होते हैं, तकरीबन हर बच्चा ही डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर शो कर रहा होता है, जैसे इरेगुलेशन इन ब्रीदिंग रेट या फिर फ्रीक्वेंट यूरिनेशंस। ये ज़्यादातर इसलिए हो रहा होता है क्योंकि बर्थ के टाइम पे जो ब्रेन के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर पड़ा होता है, ठीक है, उसकी वजह से जो आपका ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है वो थोड़ा सा आपके कंट्रोल में नहीं होता, तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन और इरेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग रेट जो है वो इसीलिए अफेक्ट हो रही होती है। देन वी हैव हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। आजकल के दौर में भी जो रेट ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी है ये ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 days ये बहुत ज़्यादा है, और ये इसकी जो कॉजेज़ या रीज़न्स हैं मोर्टेलिटी रेट की वो डिपेंड करती हैं और वो वेरी करती हैं, ठीक है। फिर लास्ट आ जाता है डेवलपमेंटल टास्क। तो डेवलपमेंटल टास्क में इसके न्यू मोड्स ऑफ लर्निंग, न्यू मोड्स ऑफ लोकोमोशन, सॉलिड फूड्स को किस तरह से बच्चा लेगा, ठीक है, उस चीज़ की लर्निंग, इस्टेब्लिशिंग डे टाइम टॉयलेट ट्रेनिंग, टॉयलेट कंट्रोल, सॉरी। इस टाइम पीरियड में जो बच्चे हैं वो लर्न कर रहे होते हैं थ्रू जेस्चर्स, ठीक है, वो अपने जेस्चर्स के थ्रू वो चीज़ों को कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, और इमोशनली अपने पेरेंट्स से या सिबलिंग से या होम इन्वायरमेंट में वो किस तरह से रिएक्ट कर रहे होते हैं, ये भी चीज़ वो लर्न करते हैं इस टाइम पीरियड में। दैन वी हैव आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ फिज़िकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इन्फेंसी के टाइम पीरियड में जब बच्चे की जो फिज़िकल डेवलपमेंट या जो ग्रोथ है वो बहुत रैपिडली हो रही होती है। यहाँ पे सिर्फ बच्चे का वेट या हाइट नहीं बढ़ रही होती बल्कि मसल्स भी इंक्रीज़ हो रहे होते हैं, बोन्स जो हैं वो भी हार्ड हो जाती हैं, थोड़ी सी ब्रेन सेल्स ग्रो करना शुरू हो जाते हैं। जो बॉडी वेट है वो इन्फेंट का, ठीक है, वो फर्स्ट 5 मंथ्स में जो बर्थ रेट वेट था उसे डबल होता है और ट्रिपल हो जाता है एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, ठीक है। और इसी तरह जो लेंथ है वो फर्स्ट 3 मंथ्स में 20% बढ़ती है और एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, 50% वो बढ़ जाती है। इन्फेंट की जो बोन्स होती हैं दैट कंटेन्स मोर वाटर और प्रोटीन, इसमें थोड़ी सी स्पेसेस भी होती हैं, लेकिन विद टाइम ये जो स्पेसेस हैं वो थोड़ी कम होना शुरू हो जाती हैं। इनमें जो वाटर और प्रोटीन की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द वंस हु हैव मैच्योर बोन्स। मिनरल कंटेंट जो है वो इनमें थोड़ा कम होता है। बर्थ के टाइम पे जो 20 बेबी टीथ हैं और कुछ परमानेंट टीथ जो हैं वो भी डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। ऑल दो ये जो बस मिडल ऑफ द फर्स्ट ईयर है उस टाइम तक ये अपीयर नहीं होता, लेकिन ये डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। 6 मंथ्स तक ये जो बच्चे का अपना जो वॉलंटरी मूवमेंट्स हैं उनके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। जो ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स हैं वो भी ठीक से वर्क करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। मोटर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, मसल कंट्रोल भी इनका ठीक हो जाता है। एक जो इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट होती है इस
पूरे टाइम पीरियड में, दैट इज़ वॉकिंग और क्रॉलिंग और रनिंग ऑफ द चाइल्ड। और इन्फेंसी में दूसरी जो अचीवमेंट है, ठीक है, दैट इज़ रिलेटेड टू द गैस्पिंग द सब्जेक्ट्स, ठीक, यूज़ ऑफ हैंड जो ये करना शुरू कर देते हैं बच्चे, तो ये भी एक अचीवमेंट होती है। इस टाइम पीरियड में जो ब्रेन का जो वेट है वो ड्रामेटिकली इंक्रीज़ हो रहा होता है फर्स्ट ईयर ऑफ द लाइफ, ठीक है। ब्रेन डेवलप होना शुरू होता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स का जो साइज़ है वो भी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। विजुअल और जो ऑडिटरी फैकल्टीज़ हैं वो भी अंडर कंट्रोल आ जाती हैं बेबी के अपने। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो ठीक से भी इस स्टेज में डेवलप नहीं हुआ होता यंग इन्फेंट में। इंस्पायरेशन रेट जो होता है वो एट द टाइम ऑफ बर्थ दैट रेंज फ्रॉम 40 to 45 ब्रीदिंग मूवमेंट पर मिनट, ठीक है। लेकिन बाय द एंड ऑफ फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ ये थोड़ी सी नॉर्मलाइज हो जाती है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 35 पर मिनट हो जाती है, तो दैट इज़ नॉर्मल। इनका जो इन्फेंट्स का जो स्लीप साइकिल होता है वो भी थोड़ा सा डिस्टर्ब सा होता है। ज़्यादा टाइम जो ये लोग सोए रहते हैं, लेकिन ये देखा होगा आपने हर 2-3 घंटे के बाद थोड़ा सा उठ जाना, या फिर जो रात के भी जिनकी जो सोने की रूटीन होती है वो थोड़ी सी अजीब सी रूटीन होती है, मतलब ज़्यादा टाइम ये रात को जागे रहेंगे, दिन के सारा टाइम सोए रहेंगे। देन वी हैव आवर नेक्स्ट टॉपिक, परसेप्शन अमंग इन्फेंट्स। परसेप्शन जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक सेंस है, ठीक है, जो कि बच्चे को हेल्प करती है टू इंटरेक्ट विद द वर्ल्ड। सो ब्रीफली मैं सारा थोड़ा सा बता दूँगी क्योंकि लेक्चर इज़ गोइंग अ बिट लॉन्ग। तो सबसे पहले है साइट। न्यू बॉर्न बेबीज़ जो होते हैं वो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन द शेड्स ऑफ लाइट एंड डार्क। देन वी हैव परसेप्चुअल अटेंशन। तो बेबी की अटेंशन को अट्रैक्ट करने के लिए अगर कोई भी ऑब्जेक्ट उसके सामने रखा जा रहा है फर्स्ट 3 मंथ्स में, तो दैट मस्ट बी वेरी वेल डिफाइंड करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं दैट शुड बी वेल डिफाइंड टू अट्रैक्ट बेबीज़ अटेंशन। उसके बाद जब थोड़े से बच्चे बड़े होने लग जाते हैं तो थोड़े सिंपल पैटर्न और कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन उनको समझ आने लग जाते हैं। देन वी हैव डेप्थ परसेप्शन। कुछ लोगों के अकॉर्डिंग जो बेबीज़ की जो डेप्थ परसेप्शन है वो विद एट द टाइम ऑफ बर्थ ही बिल्ड हो जाती है, लेकिन कुछ लोग ये बिलीव करते हैं कि ये जो डेप्थ परसेप्शन है ये थ्रू एक्सपीरियंस वो लर्न करते हैं, सीखते हैं। एंड वी हैव आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ मोटर डेवलपमेंट अमंग यंग इन्फेंट्स। 4th मंथ तक जो है इनका वो वॉलंटरी कॉर्टेक्स डायरेक्टेड मूवमेंट्स वो भी स्टार्ट हो जाती है, मोटर कंट्रोल भी इनमें आ जाता है, ठीक है, टू मूव डेलिबरेटली और एक्यूरेटली। फर्स्ट 3 ईयर्स तक जो है ये बहुत तेज़ी से ये चीज़ डेवलप हो रही होती है, इनकी जो मोटर डेवलपमेंट है वो बहुत तेज़ी से हो रही होती है और कॉन्टीन्यूस होती है ये। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फेंट्स इमोशंस। जो इमोशंस होते हैं वो बहुत ब्रीफ होते हैं एज़ कम्पेयर टू अडल्ट, ठीक है, ये कुछ मिनट्स के लिए रहते हैं, उसके बाद जो इमोशंस हैं इनके वो ख़त्म हो जाते हैं। कभी कभार इनके जो रिएक्शन हैं, इमोशनल रिएक्शन हैं, वो बहुत इंटेंस भी होते हैं। ट्रांजिटरी में ये है कि जो यंग चाइल्ड होते हैं ना, ठीक है, वो बहुत मूड जो है इनके बहुत जल्दी शिफ्ट हो रहे होते हैं, फ्रॉम लाफ्टर टू टीयर्स, फ्रॉम रेज टू स्माइल। फिर अपेयर फ्रिक्वेंटली। छोटे बच्चे जो होते हैं वो अपने इमोशंस को बहुत फ्रिक्वेंटली शो कर देते हैं देन दोज ऑफ अडल्ट्स। इमोशनल रिस्पॉन्सेज भी इनके थोड़े से डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने कोई फियर प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट देख लिया, ठीक है, तो इसमें जो इमोशनल रिस्पॉन्सेज हैं वो हर बच्चे का डिफरेंट हो सकता है। मे बी कोई बच्चा डर से भाग जाए, क्या पता एक बच्चा है वो अपनी माँ के पीछे छुप जाता है, ठीक है, और तीसरा बच्चा क्या पता कि उधर ही खड़ा रहे, उस ऑब्जेक्ट के सामने खड़ा रहे और रोता चिल्लाता रहे। इन्फेंट्स के जो इमोशंस हैं वो बहुत इजीली डिटेक्ट किए जा सकते हैं। अब इनकी जो इमोशनल एक्सप्रेशन है वो भी थोड़े से डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल एक जो यंग चाइल्ड है, ठीक है, वो अपना एक्सप्रेस करेगा, जो गुस्सा अपना एक्सप्रेस करेगा थ्रू टेम्पर टेंट्रम्स। जो थोड़ा सा बड़ा बच्चा होगा ही विल शो हिज एंगर थ्रू फिजिकल मीन्स, और उससे भी थोड़ा सा जब बच्चे थोड़े बड़े होते रहते हैं तो उनका जो एंगर है वो थोड़ा वर्बल टाइप का हो जाता है। एंड वी हैव अ लास्ट टॉपिक दैट इज़ एक्सप्रेशन एंड टाइप ऑफ इमोशंस। अपने इमोशंस को भी एक्सप्रेस करने का इन्फेंट्स का एक अपना अंदाज़ होता है, ठीक है। ज़्यादातर यार जिसमें अनहैप्पीनेस की जो ज़्यादा बातें होती हैं ना, ठीक है, उनको ज़्यादा ही एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। बेसिक इंपॉर्टेंट नीड्स को ये जो इन्फेंट्स हैं वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं थ्रू क्राइंग, ठीक है, जैसे हंगर क्राई, रिदमिक क्राई, फिर एक आ जाती है एंग्री क्राई, द पेन क्राई। देन दे शो इमोशंस थ्रू स्माइलिंग टू। जब पहली दफ़ा बच्चा हम सुनाना शुरू करता है तो पेरेंट्स भी बहुत एक्साइटेड होते हैं ये रिस्पांस देख के। जब न्यू बॉर्न बेबीज़ जो होते हैं वो अपनी बर्थ के बाद भी स्माइल जब करते हैं तो वो तब एज अ रिज़ल्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्टिविटी के रिज़ल्ट में वो स्माइल करते हैं, ठीक है। सेकेंड वीक में बेबीज़ ऑफन स्माइल आफ्टर फीडिंग।
या जब बहुत नींद में होते हैं तब स्माइल करते हैं, या फिर केयर गिवर्स के जो आवाज़ है उसके ऊपर रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं तो तब भी ये स्माइल करते हैं। देन वी हैव लास्ट टॉपिक दैट इज़ लाफिंग, जो किसी के अंडर आ जाता है, ठीक है। तो 4th मंथ के बाद बेबी जो हैं वो कैके भी लगाना शुरू कर देते हैं। जब उनके स्टमक पे फॉर एग्जांपल उनको किस किया जाता है तो तब भी दे स्टार्ट लाफिंग, या उनके सामने उनके पेरेंट्स कोई बहुत फ़नी कोई चीज़ कर रहे हैं, ठीक है, कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो भी दे स्टार्ट लाफिंग। जैसे जैसे बेबीज़ ग्रो करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, तो इनका जो ये लाफिंग वाला जो वो चीज़ है ना, कहके लगाना, वो और ज़्यादा हो जाता है, मतलब छोटी छोटी बातों पे कहके लगाने शुरू कर देते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।